या डीवाई चंद्रचूड़ देशद्रोही हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर इतना कड़ा फैसला लिया? गांधी को चुराया, पटेल को चुराया, सबको चुराया बीजेपी ने, और उद्धव ठाकरे के बाल ठाकरे को भी चुरा लिया। लेकिन यहां रघुराम राजन ने जिक्र कर दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का। अब आप सोचेंगे ये ऐसा कौन सा आइडिया ऑफ बैंक ले आए, लेकिन यहां पर बात यह है कि जो बीजेपी की आलोचना करता है वो देशद्रोही हो और हिंदू बेरोजगारों के हाथों में तलवार, फरसे और बंदूक की ट्रेनिंग दी जाती है। सीधे सीधे संविधान का विरोध किया जाता है। लेकिन ये एक भी राष्ट्रवादी चैनल हिंदुओं के रोजगार के बारे में, ओबीसी के रोजगार के बारे में दोस्तों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का दहन कर चुके होंगे और कल होली आप मनाएंगे। देश के दोनों हिस्सों में अलग अलग डेट्स में होली मनाई गई। जी हां, लेकिन इस होली के चक्कर में जो हुड़दंग हुआ है वो इतना भयंकर हुआ है कि इस हुड़दंग में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना जो धैर्य है वो खो चुके हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई आप सवाल करोगे देश के बारे में या उनकी गलतियों के बारे में तो वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनके सरकारी वकील गोदी मीडिया के रूप में तैयार हैं। वो सरकारी वकील सफाई देने चले आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं बताते कि ये देश 140 करोड़ लोगों का है, तो इसमें कितने परसेंट हिंदू हैं? केवल 10% मुसलमान हैं और 5 या 7% ईसाई होंगे, या 20% मान लीजिए 80% जो है हिंदू हैं। 80% हिंदू जो हैं इसी बात पर बेचारे खुश हुए जा रहे हैं कि योगी बाबा बुलडोजर चला देता है और अब्दुल जो है पीट के मार दिया जाता है और गौ की हत्या नहीं होने देंगी। लेकिन यहां पर उन 80% हिंदुओं को भी गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का और पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर का लेना पड़ता है, चाहे वो हिंदू किसान हो चाहे मुसलमान किसान हो। लेकिन ये बात बेहूदी जनता की समझ में नहीं आती, क्योंकि जनता को लगता है कि जो पेंशन बांध दी गई है, जो फ्रीबीज दे दी गई हैं, वही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि जब हिंदुओं की बात होती है और हिंदू अस्मिता की बात होती है, हिंदू संस्कृति की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है और हिंदू राष्ट्र के विश्वगुरु बनने की बात होती है, उस सपने की, जिस सपने को कभी शायद अंग्रेजों के ज़माने में संघ ने भी नहीं देखा था, क्योंकि संघ के पास तो कई सारे चोर नेता हैं। गांधी को चुराया, पटेल को चुराया, सबको चुराया बीजेपी ने, और उद्धव ठाकरे के बाल ठाकरे को भी चुरा लिया। लेकिन यहां एक पूर्व गवर्नर जो हैं रघुराम राजन ने जिक्र कर दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का। अब आप सोचेंगे ये ऐसा कौन सा आइडिया ऑफ बैंक ले आए, लेकिन यहां पर बात यह है कि जो बीजेपी की आलोचना करता है वो देशद्रोही हो जाता है। मतलब वो बीजेपी के बारे में नहीं बोल रहा, वो देश के बारे में बोल रहा, तो देशद्रोही है। तो यहां दोस्तों समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई में बीजेपी की नीति की आलोचना करना वो देशद्रोह है, या डीवाई चंद्रचूड़ देशद्रोही हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर इतना कड़ा फैसला लिया कि चुनाव आयोग का एक अलग से समिति बनेगा और वो डिसाइड करेगा? क्या इन भारतीय जनता पार्टियों के पिछवाड़े में दम है, नेताओं में दम है, अमित शाह में दम है, मोदी में दम है कि डीवाई चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट को गद्दार बोल सके? बाकी के सारे नेता जो इन पर आरोप लगाते हैं उनको गद्दार कह करके बोल दिया जाता है कि ये देश को जो है बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो। तेजस्वी यादव के यहां छापे पड़ते हैं, खूब चलते हैं, लेकिन अदानी के यहां क्या एक भी छापा पड़ा? राहुल गांधी अगर कन्विक्टेड हैं किसी मामले में तो उन पर छापा मारा जाए, लेकिन साथ में अदानी की जांच क्यों नहीं होती है? ये इनसे ही जुड़े हुए आज कुछ सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे उस समाचार पर जिसमें पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जो है बहुत आकलन लेकर के आए अपना। हालांकि इस आकलन को झुटलाने के लिए एसबीआई का भी आकलन आ गया। रघुराज रामन ने जहां सेबी पर जो था अपना गुस्सा दिखाया था कि सेबी ने इनसाइड ट्रेडर्स की जब रिपोर्ट्स थी तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, रघुराम राजन ने पूछा। लेकिन रघुराम राजन ये पूछ रहे थे सवाल, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता को मालूम है कि सेबी में अदानी का रिश्तेदार बैठा हुआ है।
जिस साल लड़की ब्याही गई या पता नहीं समधी है या क्या है। तो फिर ऐसे में कैसे जांच हो सकती है? देश का निजाम तो बस कुछ चंद लोगों के हाथों में सिमट करके रह गया है। लेकिन रघुराम राजन जब सवाल करते हैं तो वो सवाल उठाते हैं, हिंदू बेरोजगारों की बात करते हैं। सुदर्शन चैनल पर हमेशा यह डर दिखाया जाता है कि हिंदू खतरे में है और हिंदू बेरोजगारों के हाथों में तलवार, फरसे और बंदूक की ट्रेनिंग दी जाती है। सीधे सीधे संविधान का विरोध किया जाता है। लेकिन ये एक भी राष्ट्रवादी चैनल हिंदुओं के रोजगार के बारे में, ओबीसी के रोजगार के बारे में, दलित के रोजगार के बारे में बात क्यों नहीं करता? यह सवाल तो बनता है और यह सवाल पूछा जाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी चौराहे पर लाकर। प्रधानमंत्री मोदी बिना सुरक्षा के किसी चौराहे पर तो आने से रहे। लेकिन रघुराम राजन ने क्या जिक्र किया, क्या खबर थी जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रही थी और जिसके लिए एसबीआई को बयान देना पड़ा? खबर थी, एक बार फिर से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की चर्चा हो रही है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का संबंध धर्मशास्त्र से नहीं बल्कि अर्थशास्त्र से है। यह एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था जन्म। उस थ्योरी का उल्लेख जो था रघुराम राजन ने किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे रघुराम राजन को आप जानते होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक बार फिर से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब खतरनाक ढंग से पहुंच गया है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को उद्धरण दिया है, इसका मतलब आप समझिए और मैं भी समझता हूं। आप समझ रहे होंगे यहां हिंदू धर्म की बात हो रही है। दरअसल हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है। इसका आशय कहीं से भी किसी धर्म से नहीं है। आर्थिक मंचों पर अक्सर इस शब्दावली का उपयोग होता रहा है। बात आज़ादी के बाद की है। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। अधिकतर लोग खेती पर आश्रित थे। समाज में भयंकर गरीबी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ रेलवे थी, सड़कें नहीं थीं, सड़कों का अभाव था। लेकिन देश में इन चीज़ों का निर्माण धीरे धीरे होने लगा आज़ादी के बाद। इसलिए आज़ादी के बाद 3 दशकों तक देश का ग्रोथ रेट बहुत कम रहा। इस अवधि में देश की औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर महज 3.5% के आसपास थी। पैसा नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थी। और एक पागल का बयान आ रहा था संघ भागवत का कि अंग्रेजों का राज था उससे पहले मुगल काल में तो सारे पढ़े लिखे थे, सब कुछ ना कुछ करते थे। मतलब मुगलों को क्या बोलना चाह रहे थे, क्या बोलते हैं बीजेपी के लोग, समझ नहीं आता। भागवत भी बस। लेकिन ये रघुराम राजन और अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण 1978 में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया। तब से ये जुमला आर्थिक जगत में चल निकला। प्रोफेसर राजकृष्ण उस समय कहा करते थे कि हम कुछ भी कर लें, हमारी विकास दर इतनी ही रहती है। वास्तव में उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू बचत के बल पर चल रही थी। घरेलू बचत जानते हैं आप, कि जो हम घर में बचा लेते हैं पैसे, मन करता है कि मिठाई खा लें, मिठाई नहीं खाते, मन करता है ये कपड़े खरीद लें, नहीं खरीदते, बचत में रख लेते हैं। सब्जी, दाल, रोटी, आज चावल, पनीर वगैरह सब हम आज खा लेते हैं। लेकिन हमारी जो पीढ़ियां थीं, जो पहले के लोग थे, उनके ज़माने में हम रहे, बस आलू घोल के रख दिया जाता था टमाटर के साथ और चावल रख दिया जाता था, बच्चों के लिए खा लो। सुबह नाश्ते में पराठे या आलू पराठा नहीं मिलता था। 2 ब्रेड खाए, ₹2.25 का ब्रेड का पैकेट आता था, मुझे आज भी याद है। वो खाते थे और उसको खाने के बाद चाय के साथ खाए और स्कूल चले गए। ऐसी जिंदगी अधिकतर सभी लोगों ने जी होगी। आज आपको याद आ रही होंगी जिन्होंने मेरी उम्र में अपने पेरेंट्स के साथ, मिडिल क्लास के साथ ही संघर्ष किया होगा। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इस शब्दावली का प्रयोग होने लगा। सब क्वाइट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, हाई इंटरेस्ट रेट्स हो गए हैं जो उस जमाने में थे। साथ ही वैश्विक स्तर पर विकास दर स्लो हो रही है और उल्लेखनीय कि पिछले साल तीसरी तिमाही में विकास दर घट करके 4.4% पर आ गई है। इससे पहले मतलब कि दूसरी तिमाही में विकास दर 6.3% थी और पहली तिमाही में 13.2%। लेकिन यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 2022 या 23 में 140 करोड़ की जनता की बचत थी बैंकों में जमा।
वो 17 लाख करोड़ के आसपास थी, लेकिन आज 5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इसको डिवाइड कर दीजिए 140 में, तो जो अब है लोगों के पास वो 50,000 से ज़्यादा की सेविंग नहीं है, और जो 2022 में थी सेविंग वो 17 लाख, मतलब 3 गुना मान लीजिए, 1.5 लाख के आसपास बैंक अकाउंट में औसतन एक हिंदुस्तानी के पास रहता था। लेकिन रघुराज रामन का जो बयान आया और ग्रोथ के बारे में बात आई, उससे थोड़ी सी सरकार थोड़ी सी हिल गई। रघुराज रामन ने आरबीआई के गवर्नर पर भी सवाल उठा दिए थे, मॉरिशस की फर्मों पर भी सवाल उठाए थे। बहुत तीखे तेवर थे रघुराज रामन के, और हो भी क्यों ना। जो भी कोई भारतीय होगा या जो भी हिंदुस्तान भारतीयता से और देश से प्यार करता होगा, तो उसको यह अधिकार मिल जाता है कि वो देश में चल रहे अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाए। भले ही उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग देशद्रोही बोले या कुछ बोले। आपका क्या नजरिया है दोस्तों, आप बताइए कि सेबी की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। रघुराम राजन ने भाषा के साथ ईमेल इंटरव्यू के दौरान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के रुख पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, मुद्दा सरकार और कारोबार जगत के बीच गैर पारदर्शी संबंधों को कम करने का है और वास्तव में नियामकों को अपना काम करने का है। सेबी अभी तक मॉरिशस के उन फंड्स के स्वामित्व तक क्यों नहीं पहुंच पाई है जो अदानी के शेयरों का कारोबार कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आपको पता होगा दोस्तों कि काफ़ी हुई है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। उन्होंने एक जांच कमेटी नियुक्त की है अदानी के खिलाफ। डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने आम हिंदुस्तानी, आम इंटेलेक्चुअल की थोड़ी सी आशा जगाई है कि शायद अब हिंदुस्तान में मोदी के अत्याचारों पर और मोदी की मनमानी पर और शाह की मनमानी पर रोक लग सकेगी। देखिए ना कितना कमाल है, ये पार्टी नागालैंड में 58 सीटों पर मतलब 2 सीट जीतती है, बाकी की सीटों पर जमानत जब्त करा बैठती है, लेकिन मीडिया ये बताता है कि हम जीत गए। जिस मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हैं भ्रष्टाचारी है, उसके साथ मिलकर के गठजोड़ बना लेते हैं, और दूसरी तरफ मोदी बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। ईडी आईडी की जो छापे हैं वो विपक्ष के नेताओं पर डाले जाते हैं, लेकिन अदानी का गरेबान सूना रह जाता है, क्योंकि अदानी का कर्ज उतारना है वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा रघुराम राजन का ये स्टैंड और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ब्लॉग, जरूर इसको शेयर करना मत भूलिएगा। होली की शुभकामनाओं के साथ, मजाक नहीं किए, सारा रारा नहीं बोला है, लेकिन देश की चिंताएं जैसे आप करते हैं वैसे हम भी करते हैं। नमस्कार, आज़ाद हिंद आवाज़ का दीजिए साथ और उठाइए अपनी आवाज़। नमस्कार, जय हिंद।